हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रद्युमन चौरे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, इसलिए मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बेसिक्स। सेकंड हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर के ओवरलोडिंग। थर्ड हम पढ़ेंगे प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। एंड एट लास्ट हम लोग इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सी प्लस प्लस में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, एक्सेट्रा। और सी प्लस प्लस में प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एक्सेट्रा। नॉन प्रिमिटिव यानी यूजर डिफाइंड जैसे कि क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एक्सेट्रा। अब अगर आप एक प्रोग्राम बनाते हैं दो नंबर्स को ऐड करने का, तो कंपाइलर जब इस स्टेटमेंट को पढ़ता है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो वो प्लस की उस डेफिनेशन को रन करता है जो कि इंटीजर टाइप के नंबर्स को ऐड करने के लिए उसको प्रोवाइडेड है। बट अगर आप एक क्लास बनाते हैं जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और आप उसको इस तरीके से ऐड करना चाहते हैं C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो एरर आ जाता है क्योंकि कंपाइलर के पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को ऐड करने की कोई डेफिनेशन होती ही नहीं है। तो हम फंक्शंस के थ्रू सी प्लस प्लस को ये बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू सी प्लस प्लस फंक्शन के नाम में कैरेक्टर, नंबर और अंडरस्कोर ही हो सकता है और फंक्शन को डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल किया जाता है। बट ऐसा बार बार लिखना ईजी नहीं है और अगर हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को प्लस ऑपरेटर की हेल्प से ऐड करना चाहते हैं तो हमें फंक्शन नेम की जगह पर प्लस सिम्बॉल लिखना पड़ेगा। सी प्लस प्लस हमको ये करने की परमिशन देता है और उसके लिए हमें ऑपरेटर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। अब हमने फंक्शन का नाम चेंज करके ऑपरेटर प्लस रख दिया है, तो हमें कॉलिंग के टाइम पर भी डॉट ऑपरेटर प्लस ही लिखना पड़ेगा। बट ऑपरेटर कीवर्ड हमें ये फंक्शनैलिटी भी देता है कि हम डॉट ऑपरेटर को हटाकर डायरेक्टली C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 भी लिख सकते हैं। तो हमने प्लस ऑपरेटर को कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया है कि अब वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी ऐड कर सकता है और इसी को कहा जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर जो कि है ओवरलोडिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स, जिस पर मेरे फ्रेंड ऋतुराज सिंह तोमर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है। जिसको भी इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है उनके लिए मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर जो है ओवरलोडिंग ऑफ प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्लास काउंट का, जिसमें मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एक टोटल काउंट और एक ग्रुप काउंट, और दो फंक्शंस भी बनाए, गेट काउंट एंड डिस्प्ले काउंट। अब मैंने काउंट क्लास के दो वेरिएबल्स बनाए हैं C1 एंड C2। मैं C1 का इंक्रीमेंट करवाकर C2 में स्टोर करवाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करूँगा। तो पहले एक बार हम फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं जिससे कि डिक्लेरेशन ईजी हो जाए। तो पहले आएगा रिटर्न टाइप। C1 की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर C2 में स्टोर हो रही है, तो उसका फंक्शन का रिटर्न टाइप जो रहेगा वो काउंट टाइप का हो जाएगा। फंक्शन का नाम हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो उस प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीसीडेड बाय ऑपरेटर कीवर्ड, एंड C1 इज द ओनली ऑब्जेक्ट, सो इट बिहेव्स एज अ कॉलर ऑब्जेक्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी पास नहीं हो रहा है। तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, काउंट ऑपरेटर प्लस प्लस एंड एम्प्टी पैरेंथेसिस। और अब आप पॉज करके फंक्शन की डेफिनेशन को एक बार देखकर समझ लीजिए। तो इस तरह से हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है। अब हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर के ओवरलोडिंग में ऐसा होता है कि ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड होता है उसे एज अ कॉलर ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, और जो राइट हैंड साइड पे ऑपरेंड होता है उसे एज ए आर्ग्यूमेंट ट्रीट किया जाता है। बट यूनरी ऑपरेटर के ओवरलोडिंग में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है और उसे राइट में लिखो या लेफ्ट में, वो एज अ कॉलर ऑब्जेक्ट ही ट्रीट किया जाएगा। और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होगा वो सेम होगा, काउंट ऑपरेटर प्लस प्लस एंड एम्प्टी पैरेंथेसिस। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन कब कॉल करना है। और इसका सॉल्यूशन सी प्लस प्लस में कुछ इस तरीके से दिया गया है कि जब भी पोस्ट इंक्रीमेंट कॉल होगा तो उसके फंक्शन के डिक्लेरेशन में हमको इंटर टाइप का एक वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली पास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मेंशन करना पड़ेगा ताकि कंपाइलर उन दोनों फंक्शंस के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। अब मैंने C1 को इनपुट लिया है, उसका प्री इंक्रीमेंट करवाकर C1 C2 दोनों को डिस्प्ले करवाया है। C1 को वापस से इनपुट लिया है, उसका पोस्ट इंक्रीमेंट करवाकर C1 C2 दोनों को डिस्प्ले करवाया है, और उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आया है। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके कोड को ठीक से देख लीजिए और समझ लीजिए। अब चलते हैं हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, ओवरलोडिंग ऑफ इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, उसी तरह से अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डायरेक्टली सी इन और सी आउट की हेल्प से इनपुट या आउटपुट करना चाहते हैं तो हमें इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा।
तो इसको ओवरलोड करने के लिए जो हम फंक्शन बनाएंगे उसे हमें एज अ फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप पहले एक बार फ्रेंड फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट को पढ़कर आ जाइए। अब हम इसको फ्रेंड फंक्शन क्यों बनाएंगे? क्योंकि फर्स्ट हम कॉम्प्लेक्स क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि मेंबर फंक्शन नहीं कर सकता। एंड सेकेंड, अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स क्लास का मेंबर फंक्शन बना भी देते हैं तो कॉलर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स क्लास का होना चाहिए। एंड बाइनरी ऑपरेटर में लेफ्ट ऑपरेंड कॉलर ऑब्जेक्ट होता है, बट लेफ्ट साइड पर तो हम सी इन या सी आउट लिखना चाहेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स क्लास का नहीं है, तो ये एज अ फ्रेंड फंक्शन ही बनेगा। अब फंक्शन का डिक्लेरेशन करने के पहले हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। अब ये फ्रेंड फंक्शन है तो इसका कोई कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होगा और दोनों ही ऑपरेंड्स सी आउट और सी एज एन आर्गुमेंट पास होंगे, और इसका जो डिक्लेरेशन है वो क्लास के अंदर होगा और डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखी जाएगी। अब रिटर्न टाइप लिखने के पहले हम इसके आर्गुमेंट्स की लिस्ट लिख लेते हैं। पहले हम पास कर रहे हैं सी आउट जो कि ओस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ओस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं सकते हैं तो हम इसका रेफरेंस पास करेंगे, और जो सी है वो कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गए हमारे आर्ग्यूमेंट्स। अब हम रिटर्न टाइप की बात करते हैं। तो अब मान लीजिए कि आप एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? कैस्केडिंग करेंगे। अब इसमें जो होगा, फर्स्ट वाला फंक्शन पहले चलेगा, फिर सेकंड वाला फंक्शन चलेगा। फर्स्ट वाला फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो सेकंड वाले फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा। तो वो कैसा होना चाहिए? वो सी आउट के जैसा होना चाहिए। तो हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप का क्या हो जाएगा? सी आउट हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप हो जाएगा। और सी आउट किस क्लास का मेंबर है? ओ स्ट्रीम क्लास का। तो हमारा रिटर्न टाइप हो जाएगा ओ स्ट्रीम। ये हो गया इसका डिक्लेरेशन। अब हम इसको डिफाइन करते हैं क्लास के बाहर। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगा। मैंने वेरिएबल का नाम लिया है डी आउट। आप कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ए भी लेते हैं तो आप सी आउट की जगह पर ए भी लिख सकते हैं, और जहाँ पर रिटर्न सी आउट लिखा है वहाँ पर भी ए लिख सकते हैं, क्योंकि उसका रेफरेंस पास किया जा रहा है। तो सी आउट और डी आउट और ए बी सी जो भी आप वेरिएबल लेते हैं वो सब सिनोनिम्स है, वो एक ही है। अब हमारा रिटर्न टाइप जो है वो ओ स्ट्रीम है, तो हमें सी आउट को रिटर्न करना पड़ेगा ताकि कैस्केडिंग के टाइम पे हमारा सेकेंड वाला फंक्शन चल सके। सिमिलरली एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को भी इसी तरह से ओवरलोड किया जाएगा। इसमें रिटर्न टाइप आई स्ट्रीम रहेगा तो सी इन रिटर्न होगा। इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का जो वेरिएबल है उसका भी रेफरेंस ही पास होगा, क्योंकि हम जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में चेंजेस करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इनपुट लेते हैं तो जो हमारा वेरिएबल है उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कराई जाएगी, तो हमें उसका भी रेफरेंस पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक डेट क्लास का एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को कुछ इस तरह से ओवरलेड किया है कि वो डेट, मंथ और ईयर को एक साथ इनपुट और आउटपुट कर सके। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज यार, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आई तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको क्यों ये वीडियो पसंद नहीं आई और उसको मैं कैसे बेटर बना सकता हूँ। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहेंगे, और तब तक के लिए पीस आउट।